हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपके सामने मैं सोमेश्वर पांडे एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने इसके पहले पिछले वीडियो में देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो और रेट कांस्टेंट, हम यहाँ पे जो टॉपिक लेने वाले वो है रेट कांस्टेंट का हम यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। अब जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। इसके पहले हमने आपको बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ सुटेबल एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट के पावर में जो भी सुटेबल एक्सपोनेंट है उसको आप अगर आप टोटल सम कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जनरली आप थ्योरेटिकली आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी थ्योरेटिकली आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और बिना एक्सपेरिमेंट किए आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग बारी बारी से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर तक का हम क्या देखेंगे, k का यूनिट क्या होता है। तो हम यहां लिख रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको याद होगा इसके पहले हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स को रिमूव करते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो कांस्टेंट होता है उसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ है डी, यानी आर चेंज हो गया किसमें, पी में, मतलब रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी मार्क है इसको हम रिमूव करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पर हम ले लेंगे आर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आर का जो पावर है वो 1 है, लिखा नहीं जाता लेकिन 1 है। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। और ये जो के है दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट। इसके साथ साथ हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसी रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं तब जब कंसंट्रेशन 1 मोलर टी हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका रेट। तो आप यहां लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, यहां पर हमने लिख दिया a के पावर x और b के पावर y। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट का जो सुटेबल एक्सपोनेंट होता है उसको हम सम कर दे तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमने आपको बताया कि इस टॉपिक में हमको एक्सप्लेन करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे k इज इक्वल टू, यानी हमें k का यूनिट फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू इस इक्वेशन से लेंगे तो k इज इक्वल टू रेट बाई, यहां पर हम लिखेंगे a के पावर x एंड b के पावर y। सीधा सा मतलब है कि x y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और a और b क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे हमने एक सिंबल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि k, अब यहां पे हम यूज कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि आपका जो x प्लस वाई है यानी कि जो सम है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहां हो जाएगा आपका k, तो ऊपर हम लिखेंगे रेट का यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमने इसके पहले बताया था आपको, मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका रेट का यूनिट। दूसरा आप यहां लिखेंगे, ये भी कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन है, तो यहां पर आप लिखेंगे मोल पर लीटर के पावर क्या हो जाएगा, 0। अब आपको पता है कि अगर किसी भी यूनिट का पावर अगर 0 है तो आप क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर आप 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट इतना ही आएगा, यानी कि k इज इक्वल टू मोल
लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। आप टाइम को चाहे तो सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो हुआ, दिस इज द ऑर्डर मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, मतलब ये जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगा। तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वापस हम क्या रखेंगे, यहां पर ये वैल्यू रखेंगे। तो K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स एंड यहां पे ले लेते हैं सेकेंड इनवर्स बाय। अब ये जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं ए और बी का कंसंट्रेशन, तो यहां पे कंसंट्रेशन की यूनिट लेंगे यानी कि मोल पर लीटर। अब इसका पावर 0 नहीं बल्कि इसका पावर 1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा K इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम टाइम इनवर्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K का यूनिट है, मतलब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या आता है, सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स। इसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पे। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, फिर टाइम इनवर्स बाय, यहाँ पे ले सकते हैं आप मोल पर लीटर का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, x प्लस वाई कितना है 2 है। तो मोल पर लीटर का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। अब एक मोल पर लीटर ऊपर है और दूसरा मोल पर लीटर यहाँ पे नीचे, 2 मोल पर लीटर है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोल पर लीटर के पावर -1 और टाइम के भी पावर -1। अगर आप इसको ऐसा देखेंगे तो आपका हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर एंड टाइम इनवर्स। अब आपको सिंपल सा हम आपको बता दें कि अगर आपको nth ऑर्डर का यूनिट फाइंड करना है रेट कांस्टेंट का, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो यहां हो जाएगा K इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n एंड टाइम के पावर -1। यानी कि अब n के प्लेस पर, अगर आप n के प्लेस पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, तो टाइम इनवर्स बचेगा। अगर आप n के प्लेस पे 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगी। अगर n के प्लेस पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर -1। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे n की वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं उस हिसाब से आपकी यूनिट चेंज होती जाती है। तो ये जो टॉपिक था ये था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है उसको भी हम जानेंगे। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसको हम समझते हैं। अभी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन पढ़ा था, हम फिर वापस बोल देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल, इट में बी आयन एटम और मॉलिक्यूल, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के पार्टिकल हैं उनका जो भी नंबर है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल के नंबर हैं, जो भी आपके एटम्स या आयन के नंबर है, जितने भी पार्टिकल के नंबर है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब ये जो पार्टिकल हैं वो आयंस हो सकता है या फिर एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of ions or number of atom which can take part in any chemical reaction, their number is known as molecularity. जनरली मॉलिक्यूलरिटी जो यूज हम करते हैं वो स्पेशली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए करते हैं, प्राइमरी रिएक्शन के लिए करते हैं, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए करते हैं। आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी कोई वैल्यू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं है। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूलरिटी की मीनिंग बताना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज यूजफुल फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में तो उसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। और अगर 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन उसे हम कहते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर या फिर टरमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। यानी यूनी, बाई और ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को मेजर करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं
तो मॉलिक्युलरिटी को वहां पर हम कोई मीनिंग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट हमने आपको बताया गया कि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका NH4NO3। अभी NH4NO3 यानी NO2 कर देते हैं, तो NH4NO3 को अगर हम ब्रेक डाउन करें यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कराए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका N2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के होने में कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो इसको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, यानी यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। दूसरे की बात करेंगे, सपोज दैट यहां हमने लिख दिया H2 प्लस I2, देन इट्स चेंज इनटू 2HI। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने हैं, 2 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका बाईमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहां पे ले लेते हैं 2NO प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2NO2। अब आप देखिए कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस केमिकल रिएक्शन में आपके 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल NO है और 1 मॉलिक्यूल O2 है। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूलर होगा वो होगा आपका ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, ओके। तो आप हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन यानी यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। अब सवाल यहां पर है कि आगे लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके पहले हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट सुटेबल एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट के जो घातांक है उसका अगर हम ऐड कर ले तो उसी को हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस टॉपिक में हमें ये बात बताना है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात बताना चाहते हैं कि मॉलिक्युलरिटी इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, वो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं होता। आप देखिए मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी के लिए ज्यादा तो जो मीनिंग यूज होता है वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। इससे ज्यादा अगर आपके पास मॉलिक्युलरिटी आ रहा है तो उसको आप मान के चलिए वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मॉलिक्युलरिटी, दूसरा आपका डिफरेंस क्या है, मॉलिक्युलरिटी जनरली यूज्ड फॉर द elementary chemical reaction, but order of reaction can be used for elementary chemical reaction as well as for the complex chemical reaction। यानी कि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल इंटीजर नंबर में होता है, होल नेचुरल नंबर में होता है, यानी मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब वो हमेशा होल नेचुरल नंबर ही होगा। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर नंबर है यानी नेचुरल इंटीजर नंबर हो सकता है। मतलब जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो, नेगेटिव या फिर डेसिमल में, तीनों में पॉसिबल है, जीरो नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर नेचुरल होल इंटीजर नंबर हो सकता है। लास्ट पॉइंट आपका ये है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चल रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चल रहा है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्युलरिटी और उसी से डिटरमाइन करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में चल रहा है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, उसी रेट ऑफ रिएक्शन से हम डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसी स्लो स्टेप से हम डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो जनरली ऐसा होता है कि स्लो स्टेप यानी कि स्लो स्टेप में जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो उस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो नियरली सेम होता है। तो ये कुछ बात थी आपकी डिफरेंस इन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का फार्मूला क्या होगा और हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स में भी मिलता रहता है, मैथ में भी मिलता रहता है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि स्मॉलर टू हाई, यानी कि अगर आप किसी भी चीज का मेजरमेंट स्मॉलर टू हाई लेके जाते हैं तो उसमें एरर होने के चांस कम होते हैं, और अगर आप हायर टू लोअर लेके जाते हैं, किसी भी चीज की जो मेजरमेंट है अगर आप उसको हायर टू यानी बड़े से छोटे की तरफ लेके जाते हैं तो वहां पे एरर होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि स्मॉलर वैल्यू से हम कहाँ लेके जाते हैं, बिगर वैल्यू में, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बिगर वैल्यू से कहां लेके जा रहे हैं हम, स्मॉलर वैल्यू की तरफ। इसलिए डिफरेंशिएशन होने में एरर होने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करने में एरर होने के चांस कम होता है। इस वजह से हम यहां पर जो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है उसी को हम डिटरमाइन करेंगे, किसके लिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अब सिंपल से एक डिफिनेशन होता है, व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, when the rate of chemical reaction is directly proportional to the zero exponent of the concentration of reactant is called zero order reaction। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो रिएक्टेंट है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है वो जीरो है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जब जीरो पावर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मीन्स व्हेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, सपोज दैट हमने यहां पे इक्वेशन लिया R गिव्स P। ओके, हम यहां लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर जीरो। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के जीरो घातांक के प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, आपको सभी पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी मार्क हटाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो कांस्टेंट होगा उसी को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। हम यहां लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर के पावर जीरो। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा किसी भी वैल्यू का जो पावर है, जो घातांक है, अगर वो जीरो है तो वहां पे हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। तो हम यहां पे वही करेंगे, यहां पे हो जाएगा माइनस डी आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो डी टी है उसको हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ओके, मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी इक्वेशन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, अगर आप पहले का इंटीग्रेशन करते तो आप इसको माइनस उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इंटीग्रेशन का आपको साइन आता है कुछ इस तरह, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन में क्या करना है, आपको डी को रिमूव कर देना और एक नए कांस्टेंट को ऐड कर देना है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे हमने इसको डी रिमूव कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, आपका आर आ गया। अब यहाँ पे डी रिमूव करेंगे तो हो जाएगा माइनस के टी और एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका सी। अभी जो सी है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सी इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब हम यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस कंडीशन से हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सी की वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमने यहां कंडीशन लगाया, इफ t is equal to 0 then r is equal to r0। मतलब क्या है, आफ्टर टाइम t
जो ये जो R0 है दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और R जो है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो टाइम t पे जो कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो R था, लेकिन अगर आपका टाइम यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम क्या है 0 है, तो अगर टाइम 0 है तो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो R के प्लेस पे हम रखेंगे R0, तो R के प्लेस पे हम R0 रखते हैं इज इक्वल टू माइनस K इंटू टी के प्लेस पे क्या रखना हमको 0 प्लस क्या रखेंगे हम C, तो C इज इक्वल टू हो गया आपका क्या R0। देखो ये जो कंडीशन हमने अप्लाई किया, ये कंडीशन इसलिए हमने अप्लाई किया है ताकि हमें इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। और आपको पता है अगर आपका टाइम 0 है तो फाइनल कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है और आफ्टर टाइम t यानी t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है और आफ्टर टाइम t फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, R है, यानी कि जो R0 इनिशियल कंसंट्रेशन और धीरे धीरे वो क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन R में चेंज हो गया। इसलिए अगर आप टाइम 0 रखते हैं तो जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू था t की वैल्यू, यानी इस इक्वेशन में हमने मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम इसको ले लेते हैं 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये जो वैल्यू हमने सपोज किया है c की वैल्यू निकालने के लिए, वो सारी वैल्यू हम रखेंगे। t के प्लेस पे हमने 0 रख दिया है और r के प्लेस पे क्या रख दिया हमने R0, आप यहाँ देख पा रहे हैं r के प्लेस पे R0, t के प्लेस पे 0 और c, तो c इज इक्वल टू R0। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करेंगे, तो वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन में पुट इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू आपकी है r, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के प्लेस पे हम लिख देंगे R0। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू को पुटअप कर दिया, आप वहां देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम कंपेयर कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो r के यानी कि ये आपका हो गया y, तो y एक्सिस पे हमको क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और x एक्सिस पे क्या लेना, आप देखो x एक्सिस पे क्या है t है, y एक्सिस पे क्या r है। इसका मतलब है कि y एक्सिस पे हम लेंगे कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है टाइम, और x एक्सिस पे हो गया आपका r। और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा जाने वाला है। अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन चला जा रहा है तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट हो किसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी इंटरसेप्ट आपको पता है यहाँ पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। अगर आपका टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ ये कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्ट जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल है। और m फॉर स्लोप, तो जो स्लोप है वो किसके वैल्यू है, यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो ये ग्राफ आई होप आप ये ग्राफ भी सीख गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस KT को लेफ्ट साइड लेके जाना है और इसको हम कहां लेके जाना है, राइट साइड लेके जाना है। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में थोड़ा सा अदला बदली करेंगे, इधर से उधर लेके जाएंगे, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे और KT को इधर लेके आएंगे, तो आपका हो जाएगा KT, क्योंकि आपको पता है कि KT यहाँ पे माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R0 माइनस R, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि K का फार्मूला निकालना है और T का फार्मूला निकालना है, तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई T। एक इक्वेशन तो आपका हो गया ये। अब दूसरा इक्वेशन जो है हम T का निकाल लेंगे, तो T इज इक्वल टू R0 माइनस R बाई K। ओके, अब यहां पे हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ये स्पेशली क्या होता है कि हाफ लाइफ जो पीरियड होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड है क्या, देखिए, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टाइम के हिसाब से क्या होता रहता है, उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, मतलब टाइम के हिसाब से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होता रहता है।
तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जो भी टाइम लगता है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। इफ T इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब जो आपका फाइनल टाइम है उसको हमने कितने चेंज कर दिया, हाफ टाइम में, यानी T इज इक्वल टू टी हाफ। देन आप क्या लिख सकते हैं, जो फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। क्लियर? तो अगर आपने टाइम, जो फाइनल टाइम था उसको आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इनिशियल टाइम का हाफ कर दिया आपने, उसी तरह आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये T के प्लेस पे टी हाफ और R के प्लेस पर हम R0/2 लिखेंगे। तो हम यहां देखते हैं कि T के प्लेस पे हमने लिख दिया है टी हाफ, R0 को हम क्या रखेंगे, R0 माइनस R के प्लेस पे रख देंगे हम R0/2/K। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू R0/2K। ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड निकालने, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहते हो तो ये आपका फार्मूला हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। इसका सीधा सा मतलब है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि आज का जो भी वीडियो यानी जो भी लेक्चर था आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि हमें ये कोई प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आप कोई दूसरा स्पेशल वीडियो भी देखना चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, यानी कि इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके साथ साथ उसका हाफ लाइफ पीरियड आएगा, और इसके साथ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे।